नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पेंशन की बात लाइव कार्यक्रम। मैं विनीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम पेंशन की बात लाइव हम प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम को लाइव करते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे डिफेंस एक्सपर्ट श्री निरंजन सिंह जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। सभी को हार्दिक एंड मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हम हमेशा की तरह कुछ ऐसे प्रश्नों को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो हमारे दर्शक जो है वो कमेंट के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से जो हम इसी लिंक पर उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो पूछते हैं उन प्रश्नों को। उन प्रश्नों समावेशन हम इस प्रोग्राम में करते हैं और अपने डिफेंस एक्सपर्ट श्री निरंजन सिंह जी से उन सवालों के जवाब लेते हैं। श्री निरंजन सिंह जो है आर्मी से हेड क्लर्क के पद से रिटायर हैं और जो है अभी हमारे इस कार्यक्रम में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ते हैं। यह हमारा 8वां एपिसोड है और हमारा जो ये प्रोग्राम है हम प्रत्येक रविवार को और बीच बीच में जब कुछ इम्पोर्टेंट कोई खबर होती है या अलग से भी हम कटिंग्स वीडियो की कटिंग जो इस पर लिंक पर डालते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर, ताकि जो है इम्पोर्टेंट मैसेजेस हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो सैनिक भाई हैं उनको मिलते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 8वां एपिसोड है और मैं पहला प्रश्न जो है आज लेना चाहूंगा। हमारा पहला प्रश्न है सर, पहला प्रश्न है, यदि कोई सैनिक लड़ाई के मैदान में या ऑपरेशन में मारा जाता है और जवान की पत्नी को LFP यानी उदारीकृत पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो जाती है और वह सैनिक की पत्नी मृतक के सगे भाई से परिवार में ही पुनर्विवाह कर लेती है, तो क्या पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगी या मिलती रहेगी? इसके बारे में सर थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में हम लोगों को भ्रांति बनी हुई है कि हम ऐसे जो वाकयात हो जाते हैं फैमिली के अंदर उनका हम खुलासा नहीं करते हैं। यदि कोई ऐसा केस है, कोई युद्ध में सैनिक मतलब मारा गया है या बैटल कैजुअलिटी खिताब मिला हुआ है, तो ऐसी सैनिक की पत्नी यदि उसी परिवार में उसके सगे भाई से शादी कर लेती है तो ऐसे केस में पेंशन रुकती नहीं है, बशर्ते कि यदि ये चीज हमारे कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को लिखी जाए तो वहां से कुछ हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो इसमें यदि जो भी आपको कार्रवाई करनी है, सगे भाई से ऐसा केस है, शादी करना चाहती है, तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को विस्तृत तरीके से लिखें। तो उसमें दोबारा से भी एक PPO जारी होगा, परंतु पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, बशर्ते कि जैसा मुझे याद आ रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसे केसेस के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी स्वीकृत किया हुआ है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। एक सैनिक की मृत्यु सेवा काल के दौरान बीमारी के कारण हो जाती है और उसकी पत्नी को साधारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है और वह कहीं अन्य शादी कर लेती है, तो क्या साधारण पेंशन बंद हो जाएगी? ये भी स्पष्ट करें। पिछले मिलता जुलता कुछ सवाल है सर, तो इसको भी स्पष्ट करें सर इस सवाल के। हाँ, ये भी बड़ा मतलब जो ना एक पेचीदा सवाल है कि ऐसे केसेस काफी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं कि सैनिक की जो पत्नी है उसको साधारण पारिवारिक पेंशन मिल रही है और वो शादी कर रही है। तो ऐसे केस में पेंशन बहुत से ऐसा होता है कि शिकायत कर देते हैं तो पेंशन बंद हो जाती है, परंतु इसके बारे में हम अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसका हमें कुछ मालूम ही नहीं है। इस केस में ऐसा है कि जिस सैनिक की पत्नी को साधारण पेंशन मिल रही है और वो किसी से शादी पुनर्विवाह कर लेती है, तो इसका ये कारण है कि देखना होगा जिससे शादी की है उसकी इनकम कितनी है, वो कहीं मतलब कितना पैसा कमा रहा है। यदि ऐसे आज की वर्तमान स्थिति में यदि शादी होती है और जिससे शादी की है उसकी आय 9,000 से कम ही है, तो उस केस में पेंशन बंद नहीं होगी, परंतु ये केस रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना होगा शादी करने से पहले और अपना जो दूसरा पति जिसके साथ शादी करने जा रही हैं उसका आय प्रमाण पत्र रिकॉर्ड को लिखना होगा। और ऐसा कार्य करने से पहले, शादी करने से पहले ये बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसी जो भी हमारी विधवा बहनें पहले अभिलेख कार्यालय को अप्रोच करें, उनको लिखें और उनसे मालूम करें, तो ये अच्छा रहेगा। यदि शादी करने वाला व्यक्ति जो दूसरे शादी कर रही है उसकी इनकम 9 से नीचे है, 9,000 प्रति माह से नीचे है, तो उस केस में पेंशन बंद नहीं की जाएगी, वो मिलती ही रहेगी। धन्यवाद जी। तो
दोनों ही प्रश्नों के आपने जवाब दिए सर। एक उदारीकृत पेंशन से रिलेटेड था और मिलता जुलता सवाल नॉर्मल पेंशन से रिलेटेड था। तो ऐसी अगर कोई ऐसा किसी का केस है तो उसमें जो है इस तरह के स्पष्टता वो ला सकते हैं जैसा सर ने बताया। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। अगला प्रश्न है, युद्ध में मारे गए सैनिक या बैटल कैजुअलिटी के बच्चों के बारे में क्या स्कूल की फीस की धनराशि सरकार द्वारा वापस अदा कर दी जाती है? अगर ऐसा प्रावधान है तो इसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ती है? इसके बारे में सर बताइए। बहुत ही वाजिब सवाल है। ऐसे हमारे परिवार हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है, परंतु हमारी भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जो युद्ध में मारे गए सैनिक हैं उनके बच्चे यदि स्कूल जो पढ़ रहे हैं तो उनको जो उनकी फीस जा रही है उसको फीस अदायगी के बाद में उसको वापस करने का गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है कि मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं या बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो जो फीस अदा करते हैं उसके बारे में जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कंटीजेंट बिल बनके ड्यूली सपोर्टेड विद स्कूल फी रिसीप्ट वो आर्मी हेडक्वार्टर को जाता है, CW सेक्शन को, CW3 सेक्शन को। तो वहां से जो भी फीस आपने स्कूल को अदा की है वो आपको वापस हो जाती है कंटीजेंट बिल के रूप में, ड्यूली सपोर्टेड विद द फी एंड अदर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट एटसेट्रा जो भी हैं वो क्लेम भेजा जाता है और वो रिफंड हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये हमको जानना चाहिए। और ऐसे केसेस के बारे में जिनको नहीं पता है उनको ये मालूम चल गया होगा, तो ऐसे केसेस को अपना ये फीस का भुगतान वापस पाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी जो बच्चों की फीस जो अदा कर रहे हैं स्कूलों की, उनकी फीस की रिसिप्ट जरूर संभाल के रखें और जैसा सर ने बताया है उसके लिए जो है वो क्लेम जो है दाखिल कर सकते हैं उसके लिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। हमने पेन्यूरी ग्रांट के बारे में सुना है, तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं सर, प्रकाश डाल सकते हैं इसके ऊपर कि किस प्रकार के सैनिकों को ये पेन्यूरी ग्रांट दी जाती है और कब तक और कितना रेट इसका जो है मिलता है? इसको लेने का क्या प्रावधान है, क्या तरीका है, इसके बारे में बताइए सर, पेन्यूरी ग्रांट के बारे में। इसके बारे में भी अच्छा प्रश्न है कि इसके बारे में बता देना चाहता हूं। कुछ हमारे सैनिक भाई हैं जो किसी परिस्थितिवश पहले ही फौज से मतलब नाम कटा के या डिस्चार्ज बोलकर आ जाते हैं, परंतु अभी फिलहाल में उनकी जो वर्तमान जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो उनकी माली हालत है वो ठीक नहीं है। तो हमारी भारत सरकार ने नियम बनाया है जिसका नाम रखा गया है पेन्यूरी ग्रांट। तो इसकी शर्त है, सबसे पहले जो भी सैनिक है वो हमारी सैनिक की परिभाषा में आना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आना चाहिए और उनकी उम्र 65 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो 65 वर्ष के हो गए हों। तो उस केस में आपको आय प्रमाण पत्र जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से दर्शाना होगा और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन आप दिखा सकते हैं, अपना बैंक की डिटेल भेज सकते हैं, पर देखना यह है कि आप भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आना चाहिए और आपका जो पहचान पत्र जिला सैनिक बोर्ड से बनना चाहिए। उसमें फायदा है कि यदि भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में आते हैं तो आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। और इसके लिए जो प्रोविजन भारत सरकार ने बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हमारा कोई भी सैनिक भूखा ना रहे। तो ऐसे सैनिक जो आदमी जो हमारे सैनिक भाई हैं जो वास्तव में ही दयनीय स्थिति में हैं, तो उसको 4,000 रुपए महीने पूरे साल का इन बल्क 48,000 रुपीज दिया जाता है और साल में इसका एक बार फिर लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना होगा और ये हर साल आपको मिलता रहेगा, एक बार कंटिन्यू, एक बार जारी होने के बाद। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है और तो आपकी पत्नी को भी सेम अमाउंट मिलता रहेगा। तो इसके लिए जो हमारे ऐसे सैनिक भाई हैं जो ऐसी स्थिति में हैं तो इसको ये अप्लाई करना चाहिए। जो भी वो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं अपने नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, उनसे मालूम करें और अपने लिए इसको ऑनलाइन इसका चला दिया है, साइबर कैफे वगैरह से ऑनलाइन करें और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो केंद्र सैनिक बोर्ड इसको जो ना हमारा पेमेंट अदा करता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। अगला प्रश्न है और ये करंट की सिचुएशन को लेकर है सर। अभी फिलहाल में जो है जीवन प्रमाण पत्र बैंकों को जमा करने का महीना चल रहा है, नवंबर महीना, और उधर स्पर्श का सिस्टम भी चालू हो गया है। तो किस प्रकार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना है और थोड़ा स्पर्श के बारे में बताइए सर। पहले हम लोग स्पर्श के बारे में बहुत ही कंफ्यूज थे, तो अब उसमें ऐसा बना दिया गया है कि जो साइबर कैफे जो भी संचालित हैं अब उनको भी स्पर्श में लाइव सर्टिफिकेट भेजने का ऐप पर्याप्त हो चुका है। तो जो आदमी जो भी हमारे सैनिक भाई स्पर्श में माइग्रेटेड हो गए हैं तो उनका ऑनलाइन लाइव सर्टिफिकेट जाना शुरू हो गया है। फिर भी
हमें किसी परेशानी से बचाने के लिए 13 अक्टूबर 2022 को सीडीएपी प्रयागराज ने एक चिट्ठी निकाली थी हर एक बैंक को कि यथास्थिति बना के रखें। जैसा कि हमने पहले लाइफ सर्टिफिकेट दिया था, तो लाइफ सर्टिफिकेट अपने बैंक में जाकर के आप जमा कर सकते हैं, और उनको जवाबदारी दी गई है कि आप बैंक जो भी है, आपका बैंक है पीएनबी, एसबीआई, जो भी बैंक है पब्लिक सेक्टर वाला, तो आपके लाइफ सर्टिफिकेट को वो आगे भेजेगा। फिर भी इसमें कोई ऐसी मतलब गुंजाइश नहीं रह गई है कि हम लोग परेशानी झेलें, ऐसा नहीं है। साइबर कैफे भी आजकल कर रहे हैं, और एक चिट्ठी जो मैं बताया 13 अक्टूबर 2022 को निकली है, उसका जिक्र करते हुए आप अपने बैंक में जा सकते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर जमा करवा सकते हैं। यदि फिर भी कोई परेशानी है तो आप अपने अभिलेख कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं। अब स्थिति बहुत सामान्य है और बड़े आराम से हमारे सैनिक भाइयों के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराए जा रहे हैं। धन्यवाद जी सर। तो जो हमारे ऐसे सैनिक भाई हैं जिनको लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से संबंधित कोई जो है कंफ्यूजन है, तो आशा करता हूँ कि दूर हो गई होगी। अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को शाम को हम जो है लाइव करते हैं, और हम ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल करते हैं जो हमारे सैनिकों के कॉमन प्रश्न होते हैं, और जो है ज़्यादातर जो है इनके सवाल जो है हमारे सैनिक जो है पूछना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं। और पूरे प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी जो है हमारे पास में कॉल आती हैं, हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से, इंडियन सिंह से जुड़ते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, और अपने जो उनके समस्याएं हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो उनके सवाल हैं, वो उनसे पूछते हैं और अपने शंकाओं का समाधान यहाँ पे करते हैं। तो इन सर का नंबर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, इसी लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में हम सर का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं। आप अगर किसी को जो है कोई जानकारी लेनी है या किसी को कोई शंका है तो सर से वो पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं सर। अगला प्रश्न है, एक सैनिक को केवल बीमारी की पेंशन ही अदा की जा रही थी, यानी डिसेबिलिटी पेंशन ही दी जा रही थी, सर्विस एलिमेंट पेंशन नहीं मिल रहा था, और सैनिक की जो है मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी पत्नी है उनको पारिवारिक पेंशन दे होगी या डिसेबिलिटी पेंशन, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, और कितनी मिलेगी? हाँ, इसके बारे में भी मैं स्थिति में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस सैनिक को केवल डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी और सर्विस एलिमेंट पेंशन उनको नहीं दी जा रही थी, तो ऐसे केसेस में यदि हमारा सैनिक भाई स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके मर जाने के बाद उनकी जो पत्नी है उनको फैमिली पेंशन दे है। वो फैमिली पेंशन उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार ही मिलेगी। मान लीजिए कि डिसेबिलिटी पेंशन तो बहुत कम मिल रही थी, या 50% थी, या 75 थी, या 100% थी, परंतु सर्विस एलिमेंट पेंशन इनको नहीं दी जा रही थी। कोई कारण रहा होगा, परंतु उस केस में यदि उनके वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनकी मृत्यु उपरांत उनकी जो पत्नी है उनको पारिवारिक पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो भी है, एनहेंस बने या नॉर्मल बने, जो भी है वो उनको दे है, और जो रेट अब फिलहाल प्रेस्क्राइब्ड है उसके अनुसार ही उनको मिलेगी। वो डिसेबिलिटी पेंशन से भी ज्यादा होगी, परंतु कभी भी डिसेबिलिटी पेंशन पत्नी को नहीं दी जाती है। ये सैनिक का ही हक है और सैनिक को मिलती है, परंतु उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद साधारण पारिवारिक पेंशन पत्नी को दे है, वो मिलेगी, ऐसा कानून है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि किसी सैनिक कोई पेंशन आ रहा है और आते समय पे का जो ब्यौरा है पीपीओ के अंदर वो गलत दर्शा दिया जाता है, और इसकी जानकारी जो है जवान को कुछ समय बाद पता चलती है कि भाई पीपीओ को देखते समय उसे पता चलता है कि मेरी जो है यहाँ पर पे, लास्ट पे ड्रॉन वो गलत है, और अब उसको ठीक करवाने के लिए सैनिक को क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके बारे में सर थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे केसेस भी हमारे संज्ञान में आए हैं। जो हमारे सैनिक भाई पेंशन आते हैं, जो अभी फिलहाल पेंशन आ भी रहे हैं, तो बहुत से हमारे जवान साथी मिल जाते हैं वो कहते हुए कि सर मेरा जो इसमें पे सेट की गई जो लास्ट पे डॉन बेसिक है वो इसमें कम दर्शाई गई है। कोई भी कारण रहा होगा, या जिन्होंने भी एलपीसी का डाटा शीट रिकॉर्ड ऑफिस कार्यालय में भरी है, हो सकता है ड्यूटी ऑन ओवरसाइट ये ऐसा हुआ हो। यदि ये चीज पेंशन आने के बाद पकड़ में आती है तो उसके बारे में आप विस्तृत तरीके से चिट्ठी अपने अभिलेख कार्यालय को लिखें और उसमें दर्शाएं कि मेरे साथी इस नंबर वाले जो भी रहे उनकी पेमेंट लास्ट पे ड्रॉन इतनी रही है, परंतु मेरी पीपीओ में दिखाई गई है
तो लिहाजा इसका आप जो ना जांच करें, पुनरीक्षण करें, और यदि ये गलत है तो दोबारा से एलपीसी कम डाटा शीट मेरा भर के पीओ के माध्यम से सीडीएपी प्रयागराज को भेजें, ताकि मेरा कोरिजिनम पीपीओ आ सके और मेरा जो सर्विस पेंशन मुझे दे गई है उसको दोबारा से सही करके मुझे मिल सके। तो इसका ये प्रोसीजर है। तो हमको बेहिचक अपने अभिलेख कार्यालय को लिखना चाहिए कि ऐसा है। तो ये पक्की बात है कि हमारे रिकॉर्ड ऑफिस में जो हमारे बाबू और जो भी मतलब हमारे साथी बैठे हुए हैं उनका यही काम है। तो हम उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यदि हमारी पकड़ में संज्ञान में किया जाती है तो हमको बिना समय गंवाए हमको उनको लिख देना चाहिए कि जिसका समय रहते ही उसका समाधान हो सकता है। तो हमें यह करना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद सर। जो हमारे सैनिक भाई हैं जो रिटायर होके आ रहे हैं, उनका पीपीओ जारी हो रहा है, तो अपने पीपीओ को जो है बहुत ध्यान से उसको देखें कि क्या उसके अंदर जो उनके पर्टिकुलर्स हैं उनकी जानकारी जो है सही दर्शाई गई है, नहीं दर्शाई गई है। अगर उनके कोई गलती मिलती है तो बिल्कुल जो है आप सीडीएपीओ को या अपने रिकॉर्ड को जरूर इसके बारे में सूचित करें, ताकि नया पीपीओ, फ्रेश पीपीओ आपको जारी किया जा सके। अगला प्रश्न लेते हैं सर। अगला प्रश्न है ईसीएचएस स्कीम के बारे में, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में। तो ये सर स्कीम कब से चालू की गई थी, और अभी फिलहाल में चिकित्सा भत्ता अगर दिया जा रहा है तो कितना मिल रहा है, और पीछे यानी पहले कितना दिया जाता था? इस स्कीम को, ईसीएचएस स्कीम को कब से जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। ये जो हमारी स्कीम है, ये एफएम में जो चिकित्सा भत्ता मिलने वाली जो हमारी स्कीम शुरू हुई थी, ये 1 दिसंबर 97 से शुरू हुई थी। तो उसमें जिसने अपना चिकित्सा भत्ता लिया है और ईसीएचएस का कार्ड नहीं बनवाया है तो उनको मिलता जा रहा है। परंतु 1 अप्रैल 2003 से ये डिस्चार्ज आने वाले सैनिकों को कंपलसरी कर दिया गया। शुरू में चिकित्सा भत्ता जो उसको हम एफए में भी कहते हैं, वो पहले 100 रुपए था, फिर 300 रुपए हुआ, और फिर 500 रुपए हुआ, और अब 19 जुलाई 2017 से 1000 रुपए है। तो ऐसे केसेस में कि जो पहले से ही चिकित्सा भत्ता लेते आ रहे हैं और उन्होंने ये कार्ड नहीं बनवाया तो उनको मिलता रहेगा। और जो सैनिक 1 अप्रैल 2003 के बाद डिस्चार्ज आ रहे हैं उनको ये कंपलसरी कर दिया गया है, उनसे 1 टाइम सब्सक्रिप्शन काट लिया जाएगा और उसके बेस पर उनको कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इसका ये प्रोसीजर है। अब इसमें पेंशन आने, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो पेंशन आ चुके हैं, कार्ड नहीं बनवाया है और उनका फंडा भी नहीं कटा है। तो इसके लिए यदि कोई बनना चाहता है तो 96 से पहले वालों के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, उनको इससे छूट दी गई थी। केवल जो कार्ड के पैसे लगते हैं वो लगना है। और 96 के बाद में, और अब तक भी कुछ आदमी ऐसे हैं जो अब तक भी एफएमए ले रहे हैं, चिकित्सा भत्ता ले रहे हैं और कार्ड नहीं बनवाया है। परंतु ये स्कीम बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत ही हितकर है। तो मैं बताऊंगा अपने साथी जो मुझे सुन रहे हैं कि हमें इसका मेंबर बनना चाहिए। अभी फिलहाल सिपाही टू हवलदार, रिक्रूट टू हवलदार, रिक्रूट वो होते हैं जो पेंशन लेते हैं, तो उनका मेरे जानकारी में 30,000 1 टाइम सब्सक्रिप्शन देना है। और ऊपर है जेसीओ के लिए, हवलदार से ऊपर जो जेसीओ तक है, सूबेदार तक, तो ये 67,000 है। और ऐसे ही अफसर साहबान का है। तो इसका हमें सदस्य बनना चाहिए अपने इलाज के लिए। तो भारत सरकार ने ये हमारे लिए चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी चलाई है, जिसका हमें मेंबर अवश्य ही बनना चाहिए कि हमारे सर से ये बर्डन खत्म हो जाती है कि यदि हम बीमार हो जाते हैं तो सरकार हमें पैसा देगी और हमारा इलाज हो जाएगा। तो इसका ये है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, आपका जो भी शक जिस भाई को है वो निकल गया होगा। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल, जो हमारे ऐसे साथी हैं जो अभी तक ईसीएचएस स्कीम के मेंबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, बहुत अच्छी स्कीम जो है सरकार ने चालू की है। सर, कुछ प्रश्न जो है अभी लाइव कार्यक्रम में आ रहे हैं। डीके कोस्टा जी पूछना चाह रहे हैं कि मेरी माँ है, उनको फैमिली पेंशन मिलती है और जो है बैंक में नहीं जा पाती है, और जीवित प्रमाण पत्र के लिए बैंक में जाना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है वहां पर। तो क्या घर पर आकर, घर बैठे ऐसा किया जा सकता है कि उनका घर से ही जीवित प्रमाण पत्र जो है वो हो जाए? ऐसी कोई स्कीम वगैरह बैंक की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी? जी बिल्कुल। आपका यदि इसमें ऐसा है कि यदि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो घर से ही अपना वो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से भी अपना वो लाइव थेरेपी भेज सकते हैं। फिर भी यदि उनका स्पर्श में नहीं माइग्रेट हुआ है, उनका खाता स्पर्श में नहीं गया है, तो बैंक में जाकर के वो मैनेजर से आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी माँ इस कंडीशन में नहीं है। तो देयर इज ए प्रोविजन, द रेप विल कम टू द होम टाउन और हाउस ऑफ द लेडी। वो उनको वेरीफाई करेगा
और सर्टिफिकेट वहां से जो ना उसको साइन करेंगे और उसको भेजेंगे। तो ये प्रोसीजर है, ये तो बड़ा बनाया है, उनको आना होगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी यदि आपको परेशानी है और बैंक वाले आपको मतलब जो ना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको नहीं मान रहे हैं, तो इसका प्रोसीजर है, यू कैन अप्रोच सीडीएपी स्टेट वे, यू कैन अप्रोच रिकॉर्ड ऑफिस कंसर्न, यू कैन गो टू जिला सैनिक बोर्ड। तो ये जो हमारी एजेंसियां बनाई हैं, ये केवल इसलिए ही बनाई हैं कि जो हमें असिस्टेंस देने के लिए, हमें सहायता करने के लिए हैं। तो ये बड़ा वाजिब प्रश्न है, तो इससे नहीं घबराना है। लाइफ सर्टिफिकेट यदि ऐसी कंडीशन उनकी माता जी की है, तो बैंक का कर्मचारी घर तक आएगा उनको देखने के लिए। यदि ऐसा है, तो यदि उनका माइग्रेट हो गया है, तो वो कंप्यूटर या अपना मोबाइल के माध्यम से इस पर उसको अपना ऑनलाइन वो लाइफ सर्टिफिकेट अपना भेज सकते हैं। धन्यवाद। एक और प्रश्न इन्हीं डीके कोस्टा जी का प्रश्न है कि ये दिव्यांग है सर और इनकी माँ को पेंशन मिलती है, तो क्या जो पारिवारिक पेंशन मिल रही है अपनी माता जी के साथ में जॉइंट खाता सकते हैं उसमें? नहीं नहीं, ऐसे केसेस में केवल जॉइंट खाते का जो प्रोविजन है वो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए था, सैनिक भाई जो भी पेंशनर है उनकी पत्नी। परंतु ऐसे केस में जॉइंट खाता किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। शी विल रिमेन वेरी सिंगल टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ पारिवारिक पेंशन। ये अलग बात है कि उस खाते में अपना नॉमिनेशन बनवा लें, पर इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि ऐसा खाता जिसकी हमारे जो विधवा बहन का है, तो उसके साथ में इट कैन नॉट बी जॉइंट विद सन और डॉटर, उसमें सिंगल ही रहना है। उनके मरने के बाद जो भी है उनका नॉमिनेशन आप करा लें, तो उसका एम्बुलमेंट्स उनको मिल जाएगा, जो बैलेंस उसमें मनी है। तो ये इसका प्रोसीजर है कि ऐसा कोई नहीं है। पर इतना है कि पेंशनर जो हमारा साथी है, जो हमारा सैनिक भाई है, उसकी पत्नी का जॉइंट खाता उनके साथ हो सकता है। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है सर, लाइव है जो है अभी पूछा है, कृष्णा पिंटो जी हैं। और सर प्रश्न है कि डिसेबिलिटी पेंशन में ओनली डिसेबिलिटी एलिमेंट इनको दिया गया है, सर्विस एलिमेंट नहीं दिया गया। 2013 में डिस्चार्ज हो गए हैं 55 की एज में, और सुपरन्यूएशन इनको भेज दिया। सुपरन्यूएशन 57 बता रहे हैं ये होता है, पहले भेज दिया, तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, सर्विस एलिमेंट नहीं मिला। तो अब इसके बारे में आप इन्हें सहते, जो इनका रिकॉर्ड ऑफिस है, जिस भी आर्मी के हैं, जिस भी फोर्स के हैं, हाँ, तो डीएससी रिकॉर्ड कन्नानौर को चिट्ठी लिखे हैं कि मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन, ये डीएससी रिकॉर्ड कन्नानौर के आप बता रहे हैं, यदि ये डीएससी रिकॉर्ड कन्नानौर के, तो उनको लिखें कि मेरे को डिसेबिलिटी पेंशन तो अदा की जा रही है, सर्विस एलिमेंट पेंशन मुझे क्यों नहीं दी जा रही है। तो एक तो उसके बारे में ही स्पष्ट करें, उनका जवाब लें। अब उसमें देखें कि वो क्या लिख के देते हैं। यदि ऐसा है, तो आप सर्विस एलिमेंट लेने के लिए आप एएफटी में, जो भी आपकी एएफटी स्टेट वाइज हैं आजकल, उसमें जा सकते हैं कि मुझको जब डिसेबिलिटी पेंशन दी गई, तो मुझे सर्विस एलिमेंट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो उसके बारे में आप अपनी रिक्वेस्ट एएफटी, जो भी आपकी कंसर्न एएफडी है, उसमें जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओए फाइल कर सकते हैं। तो उस माध्यम से आपको वहां से इंसाफ मिल जाएगा, यदि आपका लॉजिक सही है तो। अदरवाइज जो आपको मिल रहा है वो सही मिल रहा है, परंतु सर्विस एलिमेंट के लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही होगा, अपनी प्ली को रखते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर हमने 8 प्रश्न यही शामिल किए थे, जो हमारे दर्शक थे उन्होंने लाइव प्रश्न पूछे, उनको भी हमने शामिल किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो भी अपने प्रश्नों को, अगर उनके कुछ शंकाएं जो है प्रश्न हैं, तो वो बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम उनके प्रश्नों को अपने जो है इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे और प्रयास करेंगे उन सवाल के जवाब देने का। तो हमारे जो ऐसे दर्शक हैं जो पहले नहीं जुड़े थे, अब हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जो है बीच में अगर हम कोई वीडियो डालते हैं या हमारी इस जो है लाइव कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होता है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा और आप इस कार्यक्रम से जुड़ पाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम को जो है लाइक भी जरूर करें, और हमारे जो सैनिक साथी हैं उनके साथ भी जो है इसको शेयर जरूर करें। और मैं
सर का भी बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ आज जुड़े इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार, सभी सुखी रहें, खुश रहें, धन्यवाद। और जो मैं भी जो है आपसे जो है लेता हूँ, मैं विनीत चौधरी। अगले सप्ताह फिर हम इसी मंच पर आप सभी से जो है मिलेंगे। आप अपने प्रश्नों को जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से या हमारे जो इसी यूट्यूब लिंक पर जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।